हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे बेसिकली जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आईटीआई वाले स्टूडेंट, चाहे पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक वाले स्टूडेंट हो, क्योंकि सभी को बेसिक इलेक्ट्रिकल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम यदि मल्टीपल टाइप क्वेश्चन की तैयारी यदि हम करें तो सबसे अच्छी जो प्रायोरिटी ये होती है कि हम जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मतलब जो क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपने डीआरडीओ का पेपर दिया होगा, एसएससी जेई का पेपर दिया होगा, या सब इंजीनियर का दिया होगा आपने, या जो सब्जेक्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका स्पेशलाइजेशन होता है इलेक्ट्रिकल से, जैसे कि आरआरबी जेई का पेपर है, प्रीवियस ईयर का आरआरबी जेई का पेपर जो है, यूपी पीजीसीएल का पेपर है, यूपी पीसीएल का पेपर है, पीजीसीएल का पेपर है, पावर ग्रिड का पेपर है। तो ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन दोस्तों हमने इस पीपीटी में, मतलब इस क्लास में हम वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जैसे कि अभी जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ये जो है आरआरबी जेई के क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है। मतलब कि ये मानकर चलिए कि ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में लिए हुए क्वेश्चन है। चलिए हम देर न करते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले वाली जो प्रीवियस क्लास है उस प्रीवियस क्लास में इसके पहले वाली क्लास की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी फर्स्ट, उसके जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद आए होंगे और आपको उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले हम कलर चेंज कर दें, ठीक है। चलिए सिलेक्ट कर लिए हमने। फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो अल्टरनेटर का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और अल्टरनेटर बेसिक जो है अल्टरनेटर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप IMP लगा लें। अल्टरनेटर्स आर यूजुअली डिज़ाइन टू जनरेट पावर एट, मतलब ये हमें देखना है कि यहाँ पर प्रत्यावर्तित को सामान्य रूप से खाली स्थान पर शक्ति उत्पन्न करने के लिए रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटर्स की बात की गई है। बेसिकली 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पर्टिकुलर पावर फैक्टर पर, मतलब जो हम अल्टरनेटर जो यूज़ करेंगे, मतलब जो डिज़ाइन करेंगे हम अल्टरनेटर, वो बेसिकली किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पर्टिकुलर पावर फैक्टर, ऑप्शन बी दिया है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी दिया है वेरिएबल वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी। अब अल्टरनेटर की बात करें यहाँ पर, तो अल्टरनेटर्स के हम बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अल्टरनेटर से क्या जनरेट करते हैं आप, AC जनरेट करते हैं। अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है एज अ सेम सिंक्रोनस मोटर की तरह इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। मतलब 3 फेज जो सिंक्रोनस मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन और अल्टरनेटर का कंस्ट्रक्शन आपको सेम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे सेम होता है, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर देखिए अल्टरनेटर्स के बारे में बात करेंगे तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट दोनों का सेम होता है। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज होती है, इसकी बॉडी मतलब अल्टरनेटर की बॉडी और सिंक्रोनस मोटर की बॉडी, ये दोनों आपको सेम मिलेगी, ठीक है। यदि अब इसके बारे में देखें हम, इसमें रोटर जो यूज़ किए जाते हैं वो सेलिएंट और नॉन सेलिएंट दोनों रोटर होते हैं इसमें, ठीक है। अब यदि अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर बेसिकली 11 kV इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। मतलब कि AC जो आपके घरों में AC आ रही है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट हम जो उत्पन्न करते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखिए सबसे पहले तो हम अल्टरनेटर को समझने के लिए सिंक्रोनस मोटर को समझना होगा। तो मतलब सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम मिलेगा आपको अल्टरनेटर्स की तरह, और अल्टरनेटर से क्या जनरेट करेंगे हम, AC जनरेट करेंगे। ये तो सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है।
अब क्या होता है, अल्टरनेटर्स बेसिकली रोटेटिंग फील्ड एक अल्टरनेटर होता है, एक अल्टरनेटर होता है रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ये जो की पॉइंट्स हैं, मैं की पॉइंट बता रहा हूँ आपको। रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर में देखेंगे तो ये हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। बेसिकली हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर्स में आप देखेंगे तो ये हाई करंट, इसमें क्या होगा, हाई करंट एंड हाई वोल्टेज, सॉरी क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज और लो करंट। तो हाई वोल्टेज हो जाएगा और लो करंट, मतलब हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए इसका डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें जो है स्टार वाइंडिंग कनेक्शन की जाती है आर्मेचर के अंदर। तो इसमें आर्मेचर के अंदर जो कनेक्शन की जाएगी, आर्मेचर का कनेक्शन, वो स्टार वाइंडिंग कनेक्शन की जाएगी, स्टार वाइंडिंग कनेक्शन की जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है अल्टरनेटर्स में। अब बेसिकली यदि अल्टरनेटर जो है ये वर्क करता है, अल्टरनेटर बेसिकली वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अल्टरनेटर बेसिकली वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो कभी कभी एग्जाम में इसका जो है बेसिक किस पर वर्क करता है ये भी पूछ लेता है। अब इसमें अल्टरनेटर जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है 11 kV। अल्टरनेटर से 11 kV जनरेट की जाती है, 11 kV 50 हर्ट्ज। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था अल्टरनेटर्स आर यूजुअली डिजाइन टू जनरेट पावर 8। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये होगा पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी को मद्देनजर रखते हुए अल्टरनेटर को यहाँ पर डिज़ाइन किया जाता है। तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को देखते हुए अल्टरनेटर को डिज़ाइन किया जाता है। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब किसी भी अल्टरनेटर को हम डिज़ाइन करते हैं तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि इंडिया की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और आप 60 हर्ट्ज यदि जनरेट कर रहे हैं तो आप ग्रिड से उसको जोड़ नहीं सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर लेंगे लेकिन उसको आप ट्रांसमिट भी कहाँ करेंगे, क्योंकि 50 हर्ट्ज ही आपको जनरेट करना होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसमें अल्टरनेटर में जो एक्साइटेशन वोल्टेज होता है इसको 125 से 600 वोल्ट तक दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ यदि ये तो हुआ रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर की बात, एक होता है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। ठीक है, ये तो रोटेटिंग फील्ड अल्टरनेटर हुआ, इसकी खासियत। एक होता है रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर, रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर, तो रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर भी एक होता है। इसमें बेसिकली देखेंगे आप तो ये इसकी जो रेटिंग होती है, ये रेटिंग मिलेगी आपको 250 kVA, मतलब 250 kVA का। इस अल्टरनेटर की रेटिंग कितनी होगी, 250 kVA का होगा। और इसका यूज़ करते हैं बेसिकली हम शादियों में, उत्सव प्रदर्शनी में, शादियों में जो अल्टरनेट जो आप देखे होंगे रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर ही शादियों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, शादी में, पार्टी में जो अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है वो बेसिकली 250 kVA तक की रेटिंग का अल्टरनेटर होता है, जिसमें रोटेटिंग आर्मेचर अल्टरनेटर होता है, मतलब इसमें आर्मेचर रोटेट करता है। क्लियर है, आपको इतना समझ में आया। अब यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो अल्टरनेटर होता है बेसिकली इसमें आप रोटर जो यूज़ करते हैं अल्टरनेटर में, तो अल्टरनेटर में रोटर जो यूज़ करते हैं वो दो प्रकार की यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इसमें सेलिएंट पोल रोटर, फर्स्ट है सेलिएंट पोल रोटर। ठीक है, और सेकंड है स्टूडेंट स्मूथ सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये आपको लिखना याद रखना भी जरूरी है, सिलेंड्रिकल रोटर, या इसी को कहा जाता है नॉन सेलिएंट पोल।
नॉन सेलिएंट पोल रोटर। ठीक, ये दो प्रकार के रोटर यहाँ पर इसमें अल्टरनेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें यदि हम सेलिएंट पोल रोटर की यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो सेलिएंट पोल रोटर की खासियत क्या होती है, चलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। सेलिएंट पोल रोटर की खासियत क्या होती है, तो सेलिएंट पोल रोटर की खासियत होती है दोस्तों कि इसका डायमीटर लार्ज होता है। मतलब ये बोल सकते हैं इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसका यूज़ करेंगे हम लो एंड मीडियम स्पीड वाले अल्टरनेटर में, लो एंड मीडियम स्पीड वाले अल्टरनेटर में। ठीक है, लो एंड मीडियम स्पीड वाले अल्टरनेटर में लगभग आप यदि देखेंगे तो 1500 आरपीएम वाला जितना भी अल्टरनेटर होगा, मतलब 1500 आरपीएम के जितने भी अल्टरनेटर होंगे उसका यूज़ करेंगे तो उसमें सेलिएंट पोल रोटर ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका एप्लीकेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज़्यादा करते हैं। सेलिएंट पोल रोटर का यूज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब नॉन सेलिएंट पोल रोटर की यदि बात करें हम स्टूडेंट, तो ये लगभग 3000 आरपीएम, 3001 और आरपीएम। ठीक है, 2 पोल के लिए 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम स्पीड होगी और 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम होगी। 1500 आरपीएम यदि स्पीड है तो ये कितने पोल के लिए होगा, 4 पोल के लिए होगा। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। 4 पोल के लिए 1500, 2 पोल के लिए 3000। ठीक, ये इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये था टाइप्स ऑफ रोटर। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड डे लाइट्स, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अ गुड डे लाइट्स इल्यूमिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि दिन के प्रकाश का अच्छा प्रदीपन निम्न है, कितना होना चाहिए, दिन के प्रकाश का प्रदीपन कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया है 300 लक्स, ऑप्शन बी दिया है 100 लक्स, ऑप्शन सी दिया है 400 लक्स एंड ऑप्शन डी दिया है 200 लक्स। तो दिन के प्रकाश का अच्छा प्रदीपन कितना होना चाहिए। चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इल्यूमिनेशन क्या होता है। सबसे पहले इल्यूमिनेशन को हमें समझना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो इसका जो आंसर है, सबसे पहले इसका आंसर भी बता देते हैं आपको हम। ये जो दिन के प्रकाश का अच्छा प्रदीपन होता है 400 लक्स, ये इसका आंसर है 400 लक्स। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब जिन प्रकाश का जो अच्छा प्रदीपन मतलब कि इल्यूमिनेशन होता है, तो ये इल्यूमिनेशन होता क्या है, सबसे पहले इसे जानेंगे हम। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन यानी क्या होता है। चलिए इल्यूमिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इल्यूमिनेशन बेसिकली किसी सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगता है। किसी सतह पर जैसे प्रकाश पड़ेगा, मानकर चलिए कि इस सतह पर यहाँ पर कोई एक सतह है और उस सतह पर प्रकाश पड़ रहा है, या तो फिर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं इल्यूमिनेशन जब किसी प्रकाश तल पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लें। जैसे कोई ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर क्या डाला जाता है, प्रकाश डाला जाता है। ये प्रकाश डाला गया, मतलब कि यहाँ पर ये लाइट, किसी सतह पर जब किसी तल पर प्रकाश डाला जाता है तो ये लाइट हो गया, और किसी सतह पर ये सतह हो गया। सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो कुछ तल कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब चमकने लगता है। जैसे ये जो तल है, ये तल यदि चमकने लगे, ठीक है, चमकने लगे, तो मानकर चलिए कि इस तल पर आपने प्रकाश डाला और ये तल क्या हुआ, चमकने लगा। ये तल चमकने लगा और चमकने के कारण ये कम प्रकाश का, कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करेगा, कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करेगा। ठीक, प्रकाश उत्पन्न करता है। तो जब किसी सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो
कुछ तल कम आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इल्यूमिनेशन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इल्यूमिनेशन कहा जाता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट कि इल्यूमिनेशन क्या है? तो जब किसी सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो वो तल चमकने लगता है और कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इसका जो होता है 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन अपान 1 मीटर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। क्लियर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इतना समझ में आपको? इल्यूमिनेशन समझ में आ गया। तो दिन में प्रकाश का जो अच्छा इल्यूमिनेशन होता है वो लगभग 400 लक्स होता है। कितना होता है स्टूडेंट? लगभग 400 लक्स होता है दिन में प्रकाश का इल्यूमिनेशन। और प्रकाश जो है, प्रदीप्ति के जो नियम दिए हुए हैं, ये 2 नियम हैं इसमें। प्रदीप्ति के यदि आप देखेंगे, प्रदीप्ति के नियम, इल्यूमिनेशन लॉ, तो इसमें 2 नियम दिए हुए हैं। एक है इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। एंड सेकंड दिया है यहाँ पर, सेकंड जो दिया है, सेकंड देखेंगे तो इसका एक और लॉ दिया है इसमें, इसको बोलेंगे बायो-सेवर्ट, कुछ ऐसा ही है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। उसका नाम क्या है? लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ये 2 लॉ इसमें प्रदीप्ति के नियम में दिए हुए हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, ये 2 नियम प्रदीपन में दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस आर स्क्रीव्ड कंडीशन सर्किट यूज्ड? मतलब निम्न में से किस स्थिति में स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट का उपयोग किस कंडीशन में किया जाता है? पहले तो ये स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट होता क्या है? तो आपने देखा होगा 4 ऑप्शन यदि देखें तो वोल्टेज बिटवीन 250 वोल्ट टू 600 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज एबो 100 वोल्ट, मतलब वोल्टेज 100 से अधिक हो, ऑप्शन डी दिया है वोल्टेज एबो 600 वोल्ट, मतलब जब वोल्टेज 600 वोल्ट से अधिक हो। तो यहाँ पर निम्न में से किस स्थिति में स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो हम स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट का प्रयोग कब करते हैं? क्योंकि यहाँ पर वायरिंग की बात की गई है, मतलब जैसे कि आप वायरिंग करते हैं तो टाइप्स ऑफ वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो वायरिंग में आपको देखा जाएगा क्लीट वायरिंग, ठीक है, क्लीट वायरिंग, ठीक है। इसके बाद है वुडन वायरिंग, इसके बाद है केसिंग केपिंग वायरिंग, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप की वायरिंग है दोस्तों। यदि हम देखें यहाँ पर वायरिंग के बारे में तो वायरिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो वायरिंग हम घरों में यूज़ करते हैं वो वायरिंग का कनेक्शन पैरेलल में होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो निम्न में से जो स्क्रूड कंड्यूट सर्किट वायरिंग है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं या कितने वोल्टेज तक किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 का, इसका आंसर है वोल्टेज बिटवीन 250 वोल्ट एंड 600 वोल्ट। तो ये 250 वोल्ट और 600 वोल्ट के बीच का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेजेस बिटवीन 250 वोल्ट एंड 600 वोल्ट, जब वोल्टेज 250 वोल्ट और 600 वोल्ट के मध्य हो। तो इतना वोल्टेज जो है स्क्रीव्ड, ठीक है, स्क्रीव्ड कंड्यूट सर्किट का प्रयोग करते हैं, वायरिंग का प्रयोग करते हैं, तो उपयोग किया जाता है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इस क्वेश्चन में दोस्तों एक बात ये है कि जो हम अलग अलग प्रकार की वायरिंग करते हैं, केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं, उसके बाद कंसील्ड वायरिंग भी करते हैं, कंसील्ड वायरिंग भी की जाती है, ठीक है। बैटन वायरिंग भी की जाती है, बैटन वायरिंग भी की जाती है, ठीक है। केसिंग केपिंग इसमें पीवीसी और वुडन दोनों आते हैं। अब यहाँ पर घरों की जो वायरिंग होती है, घरों की वायरिंग कनेक्शन हम करते हैं, वायरिंग कनेक्शन पैरेलल में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो घरों की वायरिंग जो कनेक्शन की जाती है वो पैरेलल में होती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। सप्लाई कितना आता है घरों में? 230 वोल्ट सिंगल फेस AC, ठीक है। सप्लाई कितना आता है? सप्लाई आता है 230 वोल्ट सिंगल फेस AC सप्लाई। पैरेलल कनेक्शन किया जाता है ताकि पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली पैरेलल में आपको वोल्टेज समान मिलेगा, ठीक है, और करेंट डिफरेंट मिलेगा, ठीक। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सर्किट ब्रेकर दैट्स टेक मिनिमम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन इज, मतलब कि इंस्टॉलेशन में न्यूनतम समय लेने वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है? मतलब सबसे कम समय ले, सबसे कम समय, ठीक है, टाइम ले, इंस्टॉलेशन करेंगे हम, सबसे कम समय लेगा। ऑप्शन ए मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी SF6 सर्किट ब्रेकर एंड ऑप्शन डी बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। देखिए बेसिकली मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यहाँ लिखा है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर होता क्या है? सबसे पहले तो सर्किट ब्रेकर ये रिले के द्वारा ऑपरेट होता है, मतलब कि सप्लाई को पृथक कर देता है, इसलिए इसे परिपथ वियोजक कहा जाता है, परिपथ वियोजक कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहते हैं? परिपथ वियोजक कहते हैं। और ये मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है, बेसिकली मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर ये ट्रांसफार्मर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। तो आप सब स्टेशन में जाएंगे तो सब स्टेशन में आपको मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हुए मिलेगा। एयर ब्लास्ट ABCB इसे कहा जाता है, ABCB, ठीक है। इसे कहा जाता है MOCB मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और ABCB कहा जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का। इसका भी उपयोग H पोल माउंटेड में किया जाता है, H पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे तो वहाँ पर उसी में मिलेगा आपको, ठीक है। SF6 सबसे रिलायबल विश्वसनीय, ठीक है। तो सबसे रिलायबल और विश्वसनीय जो है, विश्वसनीयता, ये आपको मिलेगा SF6। इसका SF6 का फुल फॉर्म होता है, इसमें गैस भरी होती है, ठीक है। कौन सी? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस भरी होती है इसमें, ये आप याद रखेंगे, इसमें सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस भरी होती है। उसके बाद है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो बल्क और BOCB कहा जाता है इसे, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का। ये जो है इसमें मतलब कि ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, इसमें ऑयल होता है ट्रांसफार्मर ऑयल, और ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करके हम बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। इसमें सर्किट ब्रेकर में कॉन्टेक्टर पॉइंट होता है, और कॉन्टेक्टर पॉइंट एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है और दूसरा एक मूविंग कॉन्टेक्टर होता है। दो कॉन्टेक्टर मिलेंगे आपको, एक फिक्स और दूसरा मूविंग। तो दो कॉन्टेक्टर होते हैं, दोनों कॉन्टेक्टर को हमें जो है, एक कॉन्टेक्टर फिक्स होता है, दूसरा मूविंग होता है, और वहाँ पर जो स्पार्क होगा उसी स्पार्क को हम बुझाते हैं बेसिकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what should be the minimum highest at which the overhead lines that supply power to tram cars are installed। अब ये ट्राम कार्स जो लिखा हुआ है ये क्या होता है?
तो आप रेलवे डिपार्टमेंट में आपको अब जाना होगा, मतलब हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इसको पढ़ेंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन कौन सा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन का है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ट्राम कारों को पावर सप्लाई करने वाली ओवरहेड लाइंस की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। बेसिकली ओवरहेड लाइंस में आप देखे होंगे, रेलवे की जो ओवरहेड लाइन है, रेलवे की ओवरहेड लाइंस का वोल्टेज कितना होता है, 25,000 वोल्ट या 25 kV। ठीक है, 25,000 वोल्ट या इसको कहा जाता है और 25,000 वोल्ट सिंगल फेस AC सप्लाई। ये तो आपको समझ में आ गया कि ओवरहेड लाइन में जो वोल्टेज होता है सिंगल 25 kV या 25,000 वोल्ट सिंगल फेस AC सप्लाई होता है। और इसमें एक ही तार होगा, इसमें इसकी खासियत होती है कि एक ही तार होता है, एक ही ओवरहेड वायर होता है, इसकी खासियत ये होता है। और इसमें आप देखेंगे तो पेंटाग्राफ कलेक्टर का यूज़ किया जाता है, और एक होता है बो कलेक्टर यूज़ किया जाता है। इसमें आप देखे होंगे ये ओवरहेड लाइन है और यहाँ पर इस टाइप से देखेंगे आप। ठीक है, तो ये इससे चिपक के चलता है और ये ट्रेन का इंजन है। ठीक है, और ये ट्रेन का इंजन है। ठीक, तो ये जो है ट्रेन का इंजन, यहाँ पर इसमें ये है पेंटाग्राफ कलेक्टर, इसे ही कहते हैं पेंटाग्राफ कलेक्टर, ये ट्रेन इंजन। ठीक, इतना समझ में आया आपको। तो इसमें पेंटाग्राफ कलेक्टर यूज़ किया था। तो वही है, ट्राम कारों को पावर सप्लाई करने वाली ओवरहेड लाइंस की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर दिया 2 मीटर, 10 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर। तो ट्राम कार जो होते हैं बेसिकली ये आपको बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो ट्रेन होती है उसके ज़्यादा लंबे डब्बे नहीं होते उसके, मतलब 4-5 डब्बे और ट्राम कार का यूज़, ट्रॉली वायर का यूज़ करके जो है ट्रेन चलाई जाती है। बड़ी बड़ी सिटियों में देखेंगे आप, तो मेट्रो ट्रेन टाइप की होती है। तो ये इसकी जो हाइट होती है वो होती है 10 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर्स, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स डज एन XY रिकॉर्डर्स बिलोंग्स टू। तो XY रिकॉर्डर किस प्रकार के रिकॉर्डर से संबंधित है। XY रिकॉर्डर किस रिकॉर्डर से संबंधित होंगे। चलिए सबसे पहले तो रिकॉर्डर्स क्या होते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉर्डर्स क्या काम करते हैं। तो रिकॉर्डर्स का काम क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा ECG, ठीक है, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में यदि आप देखेंगे तो इसमें एक ग्राफ होता है, ठीक है, और ग्राफ के ऊपर कुछ इस टाइप की डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, ठीक है, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी लाइन, ठीक है, फिर इस टाइप से और ग्राफ बनेगा, ये ऐसी लाइन, इस टाइप से ग्राफ होता है। तो ये ECG जो है मतलब हार्ट का जो है मतलब हार्ट की जो पल्स है उसको ये काउंट करता है और ग्राफिकल रूप से काउंट करता है, मतलब ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। रिकॉर्डर्स का काम यही होता है। जैसे ECG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये इसका भी यूज़ है दोस्तों, ये भी ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाता है। तो XY रिकॉर्डर किस प्रकार के रिकॉर्डर से संबंधित है। ऑप्शन ए डिजिटल रिकॉर्डर्स, ऑप्शन बी है ऑसिलोग्राफ रिकॉर्डर्स, ऑप्शन डी है मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर्स, ऑप्शन डी दिया है ग्रेफाइट रिकॉर्डर्स। तो इसमें हमें XY रिकॉर्डर्स के बारे में बताना है कि XY रिकॉर्डर क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिकल
रिकॉर्डर्स, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो ग्राफिकल रिकॉर्डर्स होते हैं और ये ग्राफिकल रिकॉर्डर्स बेसिकली दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। तो एक्सवार रिकॉर्डर किस प्रकार के रिकॉर्डर से संबंधित है? तो ग्राफिकल रिकॉर्डर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी, मतलब खालिस्तान का उपयोग फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सवेल ब्रिज, सेकंड ऑप्शन है हेवीसाइड कम्बेल ब्रिज और ऑप्शन सी दिया है शेरिंग ब्रिज, ऑप्शन डी दिया वेन ब्रिज। ठीक, 4 ब्रिज दिए हुए हैं। तो हमें ये पता करना है कि किस फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए हम इस ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो 33 इसका जो आंसर है दोस्तों ये है वेन ब्रिज। इसका क्या है सही आंसर? वेन ब्रिज, ये इसका आंसर है। ठीक, अब वेन ब्रिज का उपयोग फ्रीक्वेंसी के मापन के लिए करते हैं, हमें ये पता चल गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ करते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट? इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। चलिए हम एक एक ब्रिज के बारे में आपको बताते जा रहे हैं। यदि हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, DSW, ये एक ट्रिक है। तो डी से क्या बनाएंगे आप? चलिए मैं डी से बता रहा हूँ आपको, डी आर्सेनवल या डी से हो जाएगा डी शॉर्टी ब्रिज। डी शॉर्टी ब्रिज क्या लिखेंगे हम? डी शॉर्टी ब्रिज, डी शॉर्टी ब्रिज। डी शॉर्टी ब्रिज का उपयोग ये बेसिकली कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ जो ब्रिज है, मतलब कैपेसिटेंस यदि हमें मेज़र करना है तो कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने के लिए डी शॉर्टी ब्रिज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और ब्रिज है शेरिंग ब्रिज, शेरिंग ब्रिज। ठीक, उसके बाद है वेन ब्रिज या इसे कहते हैं विन ब्रिज। तो विन ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजर करेंगे, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजर करेंगे और डी शॉर्टी ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजर करेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? अब इंडक्टेंस यदि मेजरमेंट करना है आपको, इंडक्टेंस मेजर करना है, इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए इंडक्टेंस मतलब कि प्रेरकत्व ज्ञात करना है हमें। इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए या प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए, इसके लिए दोस्तों इसका एक ट्रिक है MHA। तो M से क्या हो जाता है? मैक्सवेल ब्रिज। M से क्या हो जाएगा? मैक्सवेल ब्रिज। ये इंडक्टेंस मेजर करने के लिए दोस्तों, मतलब कि इंडक्टेंस L ज्ञात करने के लिए। H से हो जाएगा हे ब्रिज। ठीक है, और A से हो जाएगा एंडरसन ब्रिज। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए तो वेन ब्रिज का यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए वेन ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज का यूज़ करते हैं कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। शेयरिंग ब्रिज का यूज़ मैंने आपको बताया, शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है हैवी साइड कैपेबल ब्रिज, ये इसका भी यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए। और मैक्सवेल ब्रिज जो है, मैक्सवेल ब्रिज का यूज़ करते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है तो यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैंक इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय अ टरबाइन एंड गवर्नर। तो खालिस्तान को सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। तो टरबाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है, गवर्नर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो गवर्नर का यूज़ होता है टरबाइन की स्पीड को कम करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। टरबाइन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का यूज़ करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडा क्लियर है?
टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर का यूज़ किया जाता है। अब ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन अलग अलग टाइप की होती है। फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है, कैप्लान टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, अलग अलग टाइप के टरबाइंस होते हैं दोस्तों। फ्रांसिस, कैप्लान, पेल्टन टरबाइन, इम्पल्स, व्हील टरबाइन, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के टरबाइंस होते हैं बेसिकली। अब आपको ये बताना है कि पावर सामान्य रूप से टरबाइन तथा नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है। क्या हम मतलब कंट्रोल करेंगे? पावर फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, करंट को कंट्रोल करेंगे, या फ्रीक्वेंसी को, या वोल्टेज को। तो देखिए, टरबाइन जितनी स्पीड से घूमेगा तो टरबाइन के शाफ्ट से क्या कनेक्ट है, ये है आपकी टरबाइन, ठीक है। ये आपकी टरबाइन हो गई, यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है। ये टरबाइन हो गई, ये टरबाइन हो गई, ये टरबाइन बना दी हमने। टरबाइन के शाफ्ट से कौन अटैच है? टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर अटैच है, तो ये जनरेटर का शाफ्ट हो गया, ठीक। टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर अटैच है और ये जनरेटर बड़ा है, जनरेटर, ठीक है। दिस इज ए जनरेटर। ये क्या है? टरबाइन। तो टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर अटैच है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक। तो यदि टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करें, हम टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक, तो जनरेटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि इसके शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। जनरेटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, तो जनरेटर की स्पीड कंट्रोल होगी तो बेसिकली क्या हमें प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो हम सामान्य रूप से टरबाइन तथा एक नियंत्रक को नियंत्रित करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम कंट्रोल कर सके। यहाँ क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय टरबाइन एंड गवर्नर। तो टरबाइन और गवर्नर की स्पीड को कंट्रोल कर लोगे आप तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रोटेट्स क्लॉकवाइज फॉर अ फेज सीक्वेंस RYB, देन व्हाट हैपन व्हेन द फेज सीक्वेंस इज चेंज्ड टू BRY? इट मीन्स यदि एक फेज सीक्वेंस RYB के फेज सीक्वेंस के लिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो क्या होता है जब फेज सीक्वेंस BRY में परिवर्तित होता है? तो देखो स्वाभाविक सी बात है, पहले क्या था? RYB मतलब रेड, येलो और ब्लू। पहले सीक्वेंस क्या था? रेड, येलो, मतलब रेड के बाद येलो, येलो के बाद ब्लू, रेड, रेड के बाद येलो और येलो के बाद ब्लू, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ पर हो गया BRY हो गया, तो ये हो गया ब्लू, फिर रेड और फिर येलो, ठीक। मतलब यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया। तो क्या होगा? यदि एक फेज सीक्वेंस RYB के फेज सीक्वेंस के लिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो क्या होता है जब फेज सीक्वेंस BRY में परिवर्तित हो जाए? तो इट विल नॉट रोटेट, क्या रोटेट नहीं होगा? ऑप्शन बी दिया है इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, क्या यह केवल घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता रहेगा? ऑप्शन दिया है सी दिया इसमें इट विल रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा और विपरीत दिशा में भी घूमेगा। चौथा ऑप्शन दिया है इट विल रोटेट क्लॉकवाइज ओनली, तो यह केवल घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा। तो हमें पता करना है कि यदि हमने फेज सीक्वेंस को चेंज कर दिए तो फेज सीक्वेंस को जब चेंज करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज ओनली, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज ओनली, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट विल रोटेट क्लॉकवाइज ओनली, तो क्लॉकवाइज मतलब यह केवल घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, यह केवल घड़ी की सुई की दिशा में
घूमेगा। ये इसका आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर है स्टूडेंट? तो यदि आप आर वाई बी फेज सीक्वेंस के लिए घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है तो हम फेज सीक्वेंस बी आर वाई कर दें तो क्या हो जाएगा, बी आर वाई कर देंगे तो ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज में। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि आर फेस, वाई फेस और बी फेस, फिर चेंज कर दें तो बी फेस, रेड फेस और येलो आर बी, मतलब कि बी आर वाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ इज हंटिंग प्रिवेंट इन सिंक्रोनस मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कैसे रोकी जाती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT TO में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बाय यूजिंग एक्सीलरेटर्स, मतलब एक्सीलरेटर्स के उपयोग के द्वारा। ऑप्शन बी दिया है बाय यूजिंग डैम्पर्स। ऑप्शन सी दिया बाय यूजिंग एक्साइटर्स एंड ऑप्शन डी दिया बाय यूजिंग ऑसिलेटर्स। तो इसका बेसिक जो आंसर होगा दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ये इसका सही होगा। ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। अब ये डैम्पर वाइंडिंग क्या है बेसिकली, यदि इसके बारे में बात करें हम, डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है। चलिए स्टूडेंट, यदि यहाँ पर हम देखें कि डैम्पर वाइंडिंग क्या काम करती है, तो डैम्पर वाइंडिंग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। डैम्पर वाइंडिंग को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। देखो, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। अब सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती तो इसको हम अलग से डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, और जब डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तब ये मोटर चालू होती है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? अब सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है, हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं हंटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए। हंटिंग इफेक्ट ये एक प्रकार का इफेक्ट होता है और इसमें हम अलग से एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं, अलग से एक्स्ट्रा वाइंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। चलिए, डैम्पर वाइंडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा रोटर के कंस्ट्रक्शन को समझना होगा, क्योंकि रोटर के फेस के ऊपर ही हम डैम्पर वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग रोटर के फेस, मतलब पोल फेस के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं और ये मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना देती है। यदि डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ नहीं करेंगे हम तो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पर हम डैम्पर वाइंडिंग के बारे में बात करें तो डैम्पर वाइंडिंग बेसिकली पोल के फेस के ऊपर किया जाता है। यदि मैं ऐसा एक सर्किट डायग्राम बनाऊँ स्टूडेंट, ठीक है, ये एक सर्किट डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, अभी पेन में थोड़ी प्रॉब्लम है, पेन में प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल, अभी इसको मुझे सीखने में टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब डायग्राम बनाने में इसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये पेन टैब है। अब ये इसका पोल फेस है यहाँ स्टूडेंट, ये पोल फेस है और इस पोल फेस में ही डैम्पर वाइंडिंग की जाती है, इस पोल फेस में ही डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। दिस इज अ डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग की खासियत ये होती है, ये हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करता है। डैम्पर वाइंडिंग क्या करता है, हंटिंग इफेक्ट को दूर करता है। ठीक है, तो हंटिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो हंटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम किसका है, डैम्पर वाइंडिंग का है। क्लियर है? और मोटर को सेल्फ स्टार्ट भी बनाती है, मोटर सेल्फ स्टार्ट बनाती है। ये इसकी दो खासियत होती है। तो हंटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करना होगा। और इसमें देखेंगे दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग ये पोल के फेस के ऊपर की जाती है, पोल के फेस के ऊपर की जाती है। तो इसका काम क्या होता है, स्टेटर पोल और रोटर पोल, इन दोनों के बीच में अल्फा डिग्री का एंगल होता है। स्टेटर पोल, ठीक है, और रोटर पोल, इनके बीच में रोटर पोल, इनके बीच में अल्फा एंगल 90 डिग्री होता है। अल्फा एंगल कितना होता है,
90 डिग्री होता है। तो बेसिकली देखो हंटिंग को हम थोड़ा सा समझते हैं, हंटिंग होता क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा नहीं पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हंटिंग में क्या होता है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी या रोटर पर मैकेनिकल लोड वेरिएबल होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, ठीक, ये मैंने लिख दिया सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी यदि वेरी हो, कम ज़्यादा हो, तो क्या होता है, यदि किसी सिंक्रोनस मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी या रोटर का मैकेनिकल लोड वेरिएबल होता है तो रोटर का पोल सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हुए अपने एक्सिस के दोनों ओर ऑसिलेशन करने लगता है। देखो परिवर्तन किस किस में हो रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी में हो रहा है परिवर्तन और लोड में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। एक तो लोड में परिवर्तन हो रहा है, लोड कम ज़्यादा हो रहा है और फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी और लोड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और लोड, हंटिंग का मेन रीज़न होता है फ्रीक्वेंसी और दूसरा लोड। तो ये फ्रीक्वेंसी और लोड में जब परिवर्तन होता है तो रोटर का जो पोल है, ये रोटर पोल, ठीक है, ये रोटर पोल ये ऑसिलेशन करने लगता है, ठीक, ऑसिलेशन करने लगता है। तो रोटर का पोल जब ऑसिलेशन करने लगेगा, दोलन करने लगता है, जिसे हम हंटिंग कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब यदि ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा बढ़ जाता है तो रोटर और स्टेटर पोल के मध्य का लोड एंगल, स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच का मध्य एंगल अल्फा इज 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्टेटर पोल के मध्य का लोड एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है और इन दोनों के मध्य की मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। मतलब दोनों के मध्य क्या हो जाएंगे, आपस में स्टेटर और रोटर दोनों मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं और मोटर क्लोज्ड और स्टॉप हो जाती है, मतलब रुक जाती है। तो जब मोटर क्लोज हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, तो हंटिंग प्रोसेस हो जाएगी। मतलब इसी हंटिंग को रोकने के लिए हम अलग से मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। यही डैम्पर वाइंडिंग है दोस्तों, जिसका यूज़ मोटर को स्टार्ट करने में और हंटिंग प्रोसेस को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। व्हाट टाइप्स ऑफ रोटर इज यूज्ड इन हाई स्पीड अल्टरनेटर। मतलब उच्च चाल वाले अल्टरनेटर में निम्न में से किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब हाई स्पीड में किस रोटर का यूज़ करेंगे हम, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सेलिएंट पोल टाइप, ऑप्शन बी दिया है स्क्वायरल केज टाइप, ऑप्शन सी दिया है फेस बाउंड टाइप और ऑप्शन डी दिया है नॉन सेलिएंट पोल टाइप। तो सेलिएंट पोल टाइप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेलिएंट पोल टाइप और नॉन सेलिएंट पोल टाइप। यदि इसका आंसर देखें कि हाई स्पीड वाले अल्टरनेटर में यूज़ करते हैं हम क्या, तो हाई स्पीड वाले जो अल्टरनेटर है उसमें हम नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर यूज़ करते हैं। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर इसका यूज़ करते हैं हाई स्पीड में, ठीक। तो हाई स्पीड अल्टरनेटर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाई स्पीड अल्टरनेटर के रूप में नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये इसका आंसर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। अब हाई स्पीड अल्टरनेटर के रूप में हम यहाँ पर जिस रोटर का यूज़ कर रहे हैं उसकी खासियत क्या होती है इससे जानेंगे, उसकी खासियत क्या होती है हम इसको जानेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर सेलिएंट पोल रोटर और नॉन सेलिएंट पोल रोटर में यदि देखें तो सेलिएंट पोल रोटर जिसे आप स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं, सेलिएंट पोल रोटर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर। कलर चेंज कर लें, ठीक है। इसे जो सेलिएंट पोल रोटर है इसी को हम स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर कहा जाता है, स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर भी कहा जाता है, या तो नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर भी कहा जाता है। अब इसकी खासियत ये होती है स्टूडेंट
कि इसकी जो डाया होता है वो कम होता है, मतलब कि डायामीटर क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। और इसका एक्सेल, ठीक है, एक्सेल लेंथ ये ज़्यादा मिलेगा, एक्सेल लेंथ क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इसकी स्पीड की बात करें हम, तो स्पीड की बात करें तो स्पीड में आपको मिलेगा बेसिकली 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम, क्लियर है, और 4 पोल के लिए ये हो जाएगा 1500 आरपीएम, ठीक है। मतलब ज़्यादा पोल लगाएंगे हम तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, मतलब ये आप समझ सकते हैं। 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम, 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम, मतलब 2 पोल रहेंगे तो स्पीड अच्छी देगा। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं ये भी जान लीजिए। इसका यूज़ करते हैं हम टर्बो अल्टरनेटर के रूप में, टर्बो अल्टरनेटर के रूप में करते हैं, टर्बो अल्टरनेटर के रूप में, टर्बो अल्टरनेटर के रूप में, या फिर आप स्टीम टरबाइन के रूप, स्टीम टरबाइन में भी इसको यूज़ करते हैं, स्टीम टरबाइन में, ठीक। तो स्टीम टरबाइन में हम यूज़ करते हैं नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर या स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर का, जिसे कहा जाता है, जिसका डायमीटर कम होता है और एक्सेल लेंथ बहुत लंबी होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसकी जो वाइंडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। वाइंडिंग लॉस मिनिमम होता है, एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है सभी में। और अल्टरनेटर जो साउंड होता है इसमें अल्टरनेटर में वो मिनिमम मिलेगा आपको। डेम्पर वाइंडिंग तो नो यूज्ड इन डेम्पर वाइंडिंग इन नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर। तो एक चीज़ आपको इसमें नोट कर लेना है कि इसमें डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ नहीं करते, ये आपको याद रखना है, डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ नहीं करते। किस में नहीं करते स्टूडेंट, नोट, किस में यूज़ नहीं करते, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर या नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर में डेम्पर वाइंडिंग का यूज़ नहीं करते। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्लियर है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द कलर ऑफ लाइट इमिटिंग बाय द सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है, मतलब सोडियम वाष्प लैम्प द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, कौन सा होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हरा, पीला, नीला, सफ़ेद। अब यहाँ सोडियम वेपर लैम्प की बात की जा रही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन येलो। क्या हो जाएगा, पीला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर लैम्प का आंसर हो जाएगा पीला कलर, येलो कलर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है सभी को, इसका आंसर सभी को समझ में आया। चलिए अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि अलग अलग जो है लैंप का अलग अलग कलर होता है, अलग अलग लैंप का अलग अलग कलर होता है। पीला कलर देता है सोडियम वेपर लैंप। अब इस सोडियम वेपर लैंप की बात करते हैं हम, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप की खासियत ये होती है स्टूडेंट कि ये 10 से 15 मिनट बाद पूरी तरह चमकता है, मतलब चालू होगा 10 से 15 मिनट इसको लगता है, 10 से 15 मिनट टाइम लगता है इसको ऑन होने के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये होता है कि इसकी ल्यूमेन क्षमता होती है 40 ल्यूमेन पर वाट, ठीक, 40 ल्यूमेन पर वाट इसकी क्षमता होती है। फिर उसके बाद सप्लाई में बाधा पड़ने पर यह लैंप 3 से 5 मिनट के बाद स्टार्ट होता है। टाइम 3 से 5 मिनट, ठीक। यदि सप्लाई में बाधा आ गया तो 3 से 5 मिनट इसको चालू होने के लिए लगता है, मतलब आप समझ सकते हैं। इसकी जो औसत एज होती है वो होती है 3000 घंटे, ठीक है। कितनी होती है, 3000 घंटे। विसर्जन को स्थिर करने के लिए इस लैंप के साथ श्रेणी में एक चोक का यूज़ किया जाता है। इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, चोक का यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ किया जाता है बेसिकली, तो इसका यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट कहाँ यूज़ करते हैं स्टूडेंट, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये याद रखेंगे आप,
स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ करते हैं हमारे देशों में। सोडियम वेपर लैंप में सप्लाई कितना देते हैं, 230 वोल्ट सिंगल फेज AC। ये भी याद रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इतने में चलाते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए बेसिकली स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम बात करें तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग लैंप का यूज़ किया जाता है, और अलग अलग कलर के अलग अलग लैंप का यूज़ हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे फ्लोरोसेंट लैंप, ट्यूबलाइट जिसे कहते हैं, उसका भी कलर आपको अलग अलग मिलेगा। नियॉन लैंप का कलर आपको अलग मिलेगा। लाल गुलाबी रंग का होता है नियॉन लैंप। ठीक है, हेलोजन लैंप, ये फ्लड लाइट लैंप देता है, फ्लड लाइट दूधिया कलर, हेलोजन लैंप। क्लियर है स्टूडेंट। उसके बाद इनकेंडिसेंट लैंप देखेंगे आप, तो इनकेंडिसेंट लैंप का कलर मिलेगा आपको पीला। ठीक, उसके बाद देखेंगे गैस डिस्चार्ज लैंप, तो गैस डिस्चार्ज लैंप भी दोस्तों इस प्रकार के लैंप में क्या है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, सोडियम अथवा मरकरी की वाष्प होती है। ठीक है, और इसमें जो है प्रकाश का रंग निष्क्रिय गैस या वाष्प पर निर्भर करता है, कभी भी याद रखेंगे आप। तो ये तो था अलग अलग टाइप के लैंप और इसका यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब कि संचरण लाइन में विद्युत शक्ति हानि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ द पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन। So it is very important to transmission line, most important cases for this losses is AC में losses ज़्यादा होते हैं, ये आपको मालूम है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन AC को ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगा, लॉसेस होगा कि नहीं स्टूडेंट। ठीक है, AC की क्वालिटी यही होती है, इसमें लॉसेस होने का कारण है मेन फ्रीक्वेंसी लेस यदि हो जाए तो पावर लॉस कम हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन, संचरण लाइन में विद्युत शक्ति हानि का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है या कैपेसिटेंस होता है या इंडक्टेंस होता है या एडमिटेंस होता है। तो रेजिस्टेंस को R से शो किया जाता है, कैपेसिटेंस को C से शो किया जाता है, इंडक्टेंस को L से शो किया जाता है और एडमिटेंस को Y से शो किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसका सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपको देखने मिलेगा रेजिस्टेंस, मतलब कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन इज रेजिस्टेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस, ये इसका आंसर है, रेजिस्टेंस इसका सही आंसर होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस, इलेक्ट्रिक पावर लॉस का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण ही पावर लॉस होता है। अब ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस के कारण पावर लॉस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें हम कंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जिस कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं, ये कंडक्टर ACSR कंडक्टर यूज़ किया जाता है। आपको पता है कौन कौन से कंडक्टर यूज़ करते हैं, ACSR कंडक्टर। तो ये जो ACSR कंडक्टर होता है, स्टील एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, इसका यूज ACSR का किया जाता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक, तो इसमें क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट होता है और रेजिस्टेंस के कारण ही उसमें लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण I2R लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, in an underground cable the insulation thickness mainly depend on, मतलब कि भूमिगत केबल में रोधन मतलब इंसुलेशन मोटाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो यदि हम देखें अंडरग्राउंड केबल में इंसुलेशन थिकनेस जो है मेनली किस पर डिपेंड करेगा,
तो इंसुलेशन हमें हाई इंसुलेशन मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? चलिए, इंसुलेशन की मेजरमेंट करने के लिए हम मेगर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? मेगर का यूज़ किया जाता है इंसुलेशन मेजरमेंट करने के लिए। हाई वैल्यू का इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मेगर का यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन देखेंगे। रिएक्टिव पावर फ्लो, ऑप्शन बी है लोड करंट, ऑप्शन सी दिया है ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है रियल पावर फ्लो। ये 4 ऑप्शन स्टूडेंट दिया हुआ है। अब ये 4 ऑप्शन में यदि हम देखें कि भूमिगत केबल में रोधन की मोटाई मुख्य रूप से किस पर डिपेंड करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का इसका हो जाएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज। सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका सही होगा। मतलब भूमिगत केबल में रोधन की मोटाई मुख्य रूप से उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है। स्वाभाविक सी बात है, इसका लॉजिकल आप लगा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ही डिपेंड क्यों करता है केबल? क्योंकि केबल जो है बेसिकली आप यूज़ करेंगे तो उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के ग्रेड पर ही आप उसके केबल का निर्धारण करेंगे कि इसमें इतने वोल्ट फ्लो होने वाली है तो इसका गेज कितना होगा, इसका साइज कितना होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। इस जो की पॉइंट्स होते हैं, इन की पॉइंट्स को हमें याद रखना होता है क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन, ठीक है, अंडर नो लोड कंडीशन इज ड्यू टू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो इसको IMP लगाओ, स्टार लगाओ, ये एग्जाम में पूछेगा। मतलब कोई भार न होने की स्थिति में एक संचरण लाइन में धारा खालिस्तान के बराबर होती है। तो बैक फ्लो फ्रॉम अर्थ, मतलब पृथ्वी से वापस प्रवाह। ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी दिया है कोरोना इफेक्ट, ऑप्शन सी दिया 4 दिया है स्प्रिंग स्पाइनिंग रिवर्स, मतलब प्रचक्रण संचय। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। कोई भी लोड न होने की स्थिति में जो ट्रांसमिशन लाइन में करंट किसके कारण फ्लो होगी? इसका सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो लाइन की जो धारिता होती है, वो लाइन की धारिता मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ये उत्पन्न होता है, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो लाइन जो है कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, तो लाइन का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होता है पहली बात तो कैपेसिटेंस बढ़ने के कारण करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन अंडर नो लोड कंडीशन ड्यू टू फ्लो द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। तो जो करंट फ्लो होती है ट्रांसमिशन लाइन में नो लोड की कंडीशन में, वो कैपेसिटेंस करंट के कारण होता है। मतलब लाइन की कैपेसिटेंस धारिता, लाइन की धारिता के कारण करंट फ्लो होती है। ये इसका आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्ति में 10 गुना परिवर्तन निम्न के रूप में जाना जाता है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी दिया है गेन, ऑप्शन सी दिया है डेसिबल, ऑप्शन दिया है डिकेड। तो फ्रीक्वेंसी में 10 गुना परिवर्तन किसके कारण होगा? किसी भी सर्किट में फ्रीक्वेंसी में 10 गुना परिवर्तन निम्न के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? करंट गेन, वोल्टेज गेन, डेसिबल, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका क्या हो जाएगा? डिकेड। क्या हो जाएगा इसका? डिकेड हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा डिकेड, क्योंकि आवृत्ति में 10 गुना परिवर्तन निम्न में किसके रूप में जाना जाता है? डिकेड के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसका ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो फ्रीक्वेंसी में यदि 10 गुना यदि परिवर्तन करना है, ठीक, 10 गुना यदि आपको परिवर्तन करना है, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करना है, तो 10 गुना यदि चेंजेस करना है तो वो किसके कारण होगा? डिकेड के कारण होगा।
ठीक है, डिकेड के कारण होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इज कॉल्ड। तो एक डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पहली बात तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्लियर है? इतना समझ में आपको? ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब डीसी मोटर क्या है? बेसिकली डीसी मोटर में ईएमएफ क्यों जनरेट होता है? तो बेसिकली डीसी मोटर में ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो डीसी मोटर में ईएमएफ का फार्मूला होता है φZN P अपान 60 × A, ये इसका फार्मूला है। ठीक, तो ये जो ईएमएफ फार्मूला है इसे या तो ईबी कहा जाता है, ठीक, ईएमएफ जिसे ईबी या बैक ईएमएफ कहा जाता है, φZN अपान 60 P अपान A या P φZN अपान 60 A, ये फार्मूला है स्टूडेंट। और इसी फार्मूले बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो डीसी मोटर पर रहती ईएमएफ को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रंट ईएमएफ, फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रंट ईएमएफ, सेकंड दिया है नन ऑफ द अबव, ऑप्शन बी दिया बैक ईएमएफ और ऑप्शन डी दिया है जनरेटेड ईएमएफ। तो डीसी मोटर की बात की जा रही बेसिकली। तो डीसी मोटर में यदि आप देखेंगे तो ये फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है। ठीक है, मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर आप इसको इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आप पता लगा सकते हैं। अब डीसी मोटर में यदि हम बात करें तो डीसी मोटर की खासियत क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बेसिकली सबसे पहले इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका आंसर है बैक ईएमएफ, इसका आंसर है बैक ईएमएफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये इसका आंसर है बैक ईएमएफ। क्योंकि डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईबी कहा जाता है, बैक ईएमएफ। ठीक, तो बैक ईएमएफ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिससे उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब यदि हम डीसी मोटर की बात करें स्टूडेंट, तो डीसी मोटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। मतलब कि आप इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए डीसी मोटर का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डीसी मोटर के 3 टाइप होते हैं। डीसी मोटर के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? पहला होता है सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तीसरा कौन सा होता है? डीसी कंपाउंड मोटर। ये 3 मोटरें होती है, डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड, ये इसके टाइप्स हो गए। ठीक, अब डीसी सीरीज, डीसी शंट, डीसी कंपाउंड मोटर की खासियत बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे ट्रेनों में ट्रैक्शन में यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं डीसी सीरीज मोटर को। ट्रैक्शन में किसका यूज़ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर को। ठीक, अब यहाँ पर ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ जनरेट करने के लिए बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको। ठीक, कहाँ गया पॉइंट? ये पॉइंट हो गया। इसमें यदि आप देखेंगे इसको ईबी भी कहा जाता है या ईबी ईजी दोनों कह सकते हैं आप। तो इसका फार्मूला होता है एफ इज बी आई एल साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 होता है इसमें, और साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है स्टूडेंट। तो इसमें जो एफ है, एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? बी आई एल न्यूटन। ठीक, ये इसका फार्मूला बनता है। तो होता यूँ है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखने पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक फोर्स वर्क करता है जो उसे उस मैग्नेटिक फील्ड से आउट करने की कोशिश करता है।
यही है डीसी मोटर का सिद्धांत। ठीक है, डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ की दिशा है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। किसकी दिशा है स्टूडेंट? यही बैक ईएमएफ की दिशा, ईबी की जो दिशा है बैक ईएमएफ, इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर ज्ञात करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से। प्रिंसिपल की यदि बात करें हम, तो प्रिंसिपल की बात करें स्टूडेंट, तो ये यूज़ होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। मतलब कि इसमें प्रिंसिपल वर्क करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आप इसको याद रख सकते हैं। और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। चलिए, इतना क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ फ्लो ऑफ 1 लाख इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कंस्टिट्यूट अ करेंट। मतलब प्रति सेकेंड 1 लाख इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह खालिस्तान विद्युत धारा का निर्माण करती। किस विद्युत धारा का निर्माण करेगी? प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 लाख इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कितना कहेंगे आप? 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10⁵ है। इसको कितना कहेंगे आप? इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, याद रखिएगा। 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है? कितना होता है? -19 होता है। होता है कि नहीं स्टूडेंट? तो इसी को हमें चेंज करना है, 1.6 इंटू 10⁻। अब ये आप ये 19 है, 19 में से किसको कितना घटा दें? 5 को घटा दें। 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10⁻14 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। एकदम इजी है, हमें कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताना था हमको। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर। कितना है? ये इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन बी। इस तरीके से कैलकुलेशन करके बताना था। बाकी क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ चेंज इन लोड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इंटरनल वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटर डिपेंड ऑन। मतलब भार में परिवर्तन के साथ प्रत्यावर्तित टर्मिनल वोल्टता में परिवर्तन का परिमाण खालिस्तान पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर अल्टरनेटर की बात की जा रही है। ठीक है, अब अल्टरनेटर में यदि हम देखें स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शन दिया है कि बोथ द लोड करेंट एंड पावर फैक्टर। ऑप्शन बी दिया है वोल्टेज रेटिंग ऑफ द मशीन। ऑप्शन सी दिया है लोड करेंट ओनली। ऑप्शन डी दिया है द लोड पावर फैक्टर ओनली। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ द लोड करेंट एंड पावर फैक्टर। बोथ द लोड करेंट एंड पावर फैक्टर, दिस इज राइट आंसर। दिस इज राइट आंसर। ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि भार में परिवर्तन के साथ प्रत्यावर्तित के टर्मिनल वोल्टता में परिवर्तन का परिमाण क्या कहलाएगा? लोड करेंट और पावर फैक्टर में परिवर्तन कहलाएगा। ये दोनों में परिवर्तन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसको पढ़ते तक ही आप थक सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले इसको IFP लगा लें। ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाउ आर वोल्ट मीटर एंड अमीटर कनेक्टेड इन सर्किट। तो याद रखिएगा, आपको वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ये आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अब आप यहाँ पर 4 ऑप्शन में देख लीजिए।
क्या लिखा है, वोल्ट मीटर और अमीटर क्रमशः समांतर में और श्रृंखला में उस डिवाइस से जुड़े हैं जिसका वोल्टेज और धारा मापा जाना है। ऑप्शन बी दिया है, वोल्ट मीटर और अमीटर का श्रृंखला समांतर में उस डिवाइस से जुड़े हैं जिसका वोल्टेज धारा मापा जाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा कि वोल्ट मीटर और अमीटर क्रमशः समांतर में और श्रृंखला की उस डिवाइस से जुड़े हैं जिसका वोल्टेज और धारा मापा जाना है। ठीक है, तो इसमें यही आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर और अमीटर समांतर में उस डिवाइस से जुड़े हैं जिसका वोल्टेज और धारा मापना है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक, क्लियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी सही होगा। वोल्टमीटर और अमीटर क्रमशः समांतर में और श्रृंखला में डिवाइस में जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये इतने ही क्वेश्चन थे। तो कभी भी देखेंगे आप तो वोल्टमीटर जो है, ये जो वोल्टमीटर है इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे सर्किट के। मतलब ये मानकर चलिए यदि यहाँ पर एक सर्किट है तो अमीटर जोड़ेंगे और वोल्टमीटर को हमेशा इस टाइप से पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक, ये सर्किट है। ठीक, और यहाँ पर कोई यदि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो अमीटर को श्रेणी में, वोल्टमीटर को पैरेलल में, समांतर में इस टाइप से जोड़ा जाता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल, इस टाइप से ये हो गया रेजिस्टेंस RL, ये वोल्टमीटर, ये अमीटर, इस टाइप से जोड़ा जाता है पैरेलल में। क्लियर स्टूडेंट, तो ये जो है इस टाइप की जो चीज़ें हैं आपको याद रखना होगा। ठीक, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन देखा ये 2020 की सीरीज़ हमने देखा। तो डेली हम 2020 क्वेश्चन का संकलन आपके लिए लेकर आए हैं। 2020 सीरीज़ है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ठीक, और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।